बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज कानपुर। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 एविडेंस ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल है। उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे मालिक्यूल्स और उसकी टाइप्स, आइंस और उसकी टाइप्स। लास्ट टाइम बेटे हमने डिस्कस किया हिस्ट्री ऑफ एटम्स में। उसमें जितना भी हमने वर्क देखा वो एविडेंसेस के बिना था, थ्योरेटिकल वर्क था। तो ज़रूरी था कि जब हम बात कर रहे थे कि ऑल द मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एटम्स, तो फिर एटम्स का कोई एविडेंस होना चाहिए। तो एविडेंस ऑफ एटम्स के लिए हम देखते हैं कि एटम का साइज़ बहुत ही स्मॉल है, इतना स्मॉल कि हम उसे नेक्ड आई के ज़रिए क्लियरली तौर पे नहीं देख सकते। तो सबसे पहले इसके लिए यूज़ की गई थी ऑर्डिनरी या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। बेटा ऑर्डिनरी या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में क्लियर और एक्यूरेट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट कैन नॉट बी ऑब्टेन। कि ऑर्डिनरी या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का डिसएडवांटेज ये है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज स्मॉलर हो देन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट से, तो उसको क्लियरली और एक्यूरेट इमेज उस ऑब्जेक्ट की नहीं ऑब्टेन की जा सकती। इस कंपाउंड या ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में जो हम सोर्स लेते हैं एनर्जी का, वो होती है विजिबल लाइट। इस विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो होती है 400 to 750 नैनोमीटर या 4000 to 7500 एंगस्ट्रॉम। ये जो नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻⁹ मीटर की, और जो 1 नैनोमीटर है वो इक्वल होता है 100 एंगस्ट्रॉम के। यानी 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। जो डीमेरिट है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, कि इसकी मदद से हम उस ऑब्जेक्ट के साइज को देख सकते हैं जिसका साइज 500 नैनोमीटर के इक्वल या उससे अबव हो। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज 500 नैनोमीटर के इक्वल या उससे अबव होगा तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकेंगे। जिसका साइज 500 नैनोमीटर से छोटा होगा वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए देखा नहीं जा सकता। फिर यूज किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। इसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज होता है वो होता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी वेवलेंथ होती है 0.2 नैनोमीटर से लेकर 0.3 एंगस्ट्रॉम, जिसे हम 2 to 3 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 0.1 नैनोमीटर या 10⁻⁻10 मीटर के। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेड इट पॉसिबल टू गेट डायरेक्ट एविडेंस ऑफ एटम। क्यों? क्योंकि इसमें हम यूज़ करते हैं बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनकी वेवलेंथ विजिबल लाइट की वेवलेंथ के मुकाबले में बहुत स्मॉल होती है, शॉर्टर होती हैं। बेटा वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे के इन्वर्स है। जिन सोर्स ऑफ एनर्जी की वेवलेंथ स्मॉल होगी उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। अब क्योंकि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बहुत स्मॉल है, बहुत शॉर्टर है, इसलिए इनकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे फोटोग्राफ ली गई ग्रेफाइट की, तो पता चला कि इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने जब उसे 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई किया, जो ब्राइट बैंड्स थे फिगर के अंदर वो इंडिकेट कर रहे थे लेयर ऑफ कार्बन एटम्स को। ये बेटा हमारे बुक की डायग्राम है। इसमें ये जो लेयर्स हैं, दीज लेयर्स ऑफ कार्बन इंडिकेट द कार्बन एटम्स। यानी ये जो ब्राइट बैंड्स हैं इसके अंदर वो इंडिकेट करेंगे लेयर ऑफ कार्बन एटम को। कैसे? ज़रा ये साथ ही मैंने एक और इमेज यहाँ पे कोट की है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो ब्राइट स्पॉट हैं, ये ब्राइट स्पॉट इंडिकेट कर रहे हैं कार्बन एटम को।
ये ऐसे लग रहा है कि जैसे हेक्सागोनल फॉर्म के अंदर कार्बन एटम अरेंज है, तो मैंने यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर इसे रिप्रेजेंट किया है। और जो कलर प्रिंट है उसके अंदर भी आप देख सकते हो कि ये जो ब्राइट बैंड है ये इंडिकेट करेंगे लेयर ऑफ कार्बन एटम्स को। तो ये कार्बन ऑफ एटम यहाँ पे वाजे किए गए। तो जो ब्राइट बैंड्स है इस लेयर के अंदर वो इंडिकेट करते हैं लेयर ऑफ कार्बन एटम्स को। फिर बेटा यूटिलाइज किया गया एक्सरे वर्क को, जहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज किया गया एक्स रेज को, जिनकी वेवलेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर। इसका मतलब इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अब जब इनको यूटिलाइज किया गया 20वीं सेंचुरी में, तो एक्सरे वर्क की मदद से हमने देखा डायामीटर ऑफ एटम को, जो इक्वल होता है 2 × 10⁻⁻10 मीटर, जो फर्दर इक्वल है 0.2 नैनोमीटर, और वो फर्दर इक्वल है 2 एंगस्ट्रॉम के। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल है 10⁻⁻10 मीटर। जो मैसेज हैं एटम की, उनकी रेंज होती है 10⁻⁻27 से 10⁻⁻25 किलोग्राम, जो इक्वल होता है 10⁻⁻24 टू 10⁻⁻22 ग्राम, और वो फर्दर इक्वल होता है 10⁻⁻21 टू 10⁻⁻19 मिलीग्राम। बेटा जो वैल्यू है AMU में, एटॉमिक मास यूनिट मैसेज की, 1 AMU जो होता है वो इक्वल होता है 1.661 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो ये इक्विवेलेंट होगा 1.661 × 10⁻⁻24 ग्राम के, और वो इक्विवेलेंट होगा 1.661 × 10⁻⁻21 मिलीग्राम के। अब जो 1 AMU है वो क्या है? कार्बन 12 वाले आइसोटोप के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा, दैट इज कॉल्ड 1 AMU, कि 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड 1 AMU। एक MCQ है बेटा, एटम्स इन फुल स्टॉप। बेटा एटम का जो साइज है वो अमेजिंगली स्मॉल है, और ये एग्जिस्ट भी करता है इस स्मॉल साइज के साथ। अगर हम एक फुल स्टॉप लें, एक सिंगल फुल स्टॉप के अंदर तकरीबन 2 मिलियन एटम्स होते हैं, यानी 20 लाख एटम्स पाए जाते हैं। यहाँ पे हम इस आर्टिकल में हमने जिक्र किया वेवलेंथ का। बेटा ये जो वेव्स होती है वो 2 ओरिजिन्स को देखा जाता है, स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंड तक। तो ये वेव्स, ये ओरिजिन से लेकर इस ओरिजिन, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये एक वेव कंप्लीट होगी। इस पॉइंट से ये दूसरे तक ये 2 वेव्स हो जाएंगी, और इधर 3 वेव्स। ये जो हमारे पास ये अपर, ये वेव की हाइट है, यानी हाइट ऑफ द वेव्स, और या फिर डेप्थ, ये हाइट ये होता है एम्पलीट्यूड, या डेप्थ भी होता है एम्पलीट्यूड। ये जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रफ, सॉरी क्रस्ट, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड क्रस्ट, जबकि निचले पार्ट्स कहलाते हैं ट्रफ। तो 2 एडजेसेंट क्रस्ट या 2 एडजेसेंट ट्रफ का जो दरमियानी फासला होता है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये नेक्स्ट आर्टिकल है बेटा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है बेटे? ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है प्योर सब्सटेंस का, जो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली और शो करते हैं all the properties of that substance is called molecule, yani the smallest particle of pure substance which can exist independently and shows all the properties of that substance is called molecule। जैसे हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ओजोन, फास्फोरस, सल्फर, ग्लूकोज, हेमोग्लोबिन, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं और अपनी अपनी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। फिर बेटा इस मॉलिक्यूल्स की कुछ टाइप्स हैं। मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई किया जाता है 3 बेसिस पर। पहली है नेचर, जिसमें होगा टाइप ऑफ बॉन्ड्स या टाइप ऑफ एटम्स, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल की बुनियाद पर, यानी टाइप ऑफ एटम्स की बुनियाद पर। दूसरा एटॉमिसिटी की बुनियाद पे, और तीसरा साइज की बुनियाद पे। तो पहला केस देखें, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर और टाइप ऑफ एटम्स। बेटा नेचर की बुनियाद पे मॉलिक्यूल्स की 2 टाइप्स हैं। पहला है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स
और दूसरा है हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? अ मॉलिक्यूल विच इज कंपोज्ड ऑफ सेम और वन काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और एलिमेंटल मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक ही टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हो उन्हें बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स। जैसे ऑक्सीजन O2 दो एटम से मिलके बना है, नाइट्रोजन N2 दो एटम से मिलके बना है, क्लोरीन Cl2 दो एटम से मिलके बना है, हाइड्रोजन H2 दो एटम से मिलके बना है, ओजोन O3 तीन एटम से मिलके बना है, फास्फोरस P4 चार एटम से मिलके बना है, सल्फर S8 आठ एटम से मिलके बना है। जबकि दूसरी जो टाइप है इसी की वो है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो अ मॉलिक्यूल विच इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल और कंपाउंड मॉलिक्यूल। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, अमोनिया NH3, मीथेन CH4, ग्लूकोज C6H12O6। फिर एक बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एटॉमिसिटी? द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। कि एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। जैसे हीलियम के मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एटम है तो इसकी एटॉमिसिटी है 1। वाटर H2O इसके एटम्स 3 हैं तो एटॉमिसिटी 3। ग्लूकोज C6H12O6 में 24 एटम्स हैं तो इसकी एटॉमिसिटी 24 है। सुक्रोज C12H22O11 इसमें 45 एटम्स हैं तो सुक्रोज की एटॉमिसिटी 45 है। ओजोन इसमें 3 एटम्स हैं तो एटॉमिसिटी 3 है। सल्फ्यूरिक एसिड बेटा H2SO4 तो 7 इसकी एटॉमिसिटी है। अब इस एटॉमिसिटी की बुनियाद पे मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। हम दो का जिक्र करते हैं, एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? द मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम आर कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और इस दुनिया में वाहिद नोबल गैसेस ऐसी हैं जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। फिर है बेटा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अ मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो कंसिस्ट हों 2 और मोर सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम नोन एज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे H2, N2, Cl2, CO, CO2, O2, O3, P4, S8, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ग्लूकोज C6H12O6। बेटा ये फिर फर्दर क्लासीफाई होते हैं डायटोमिक, ट्रायटोमिक, टेट्राटोमिक मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा। फिर तीसरी क्लासिफिकेशन है मॉलिक्यूल की ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा साइज की बुनियाद पे मॉलिक्यूल की दो टाइप्स हैं, वन इज माइक्रो मॉलिक्यूल्स, अदर वन इज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल पहला जी माइक्रो मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल विच आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड हैविंग मॉलिक्यूलर मैसेज अप टू 10,000 ग्राम पर मोल। यानी एक मोल अगर मॉलिक्यूल का हो और उसका मैस 10,000 ग्राम के इक्वल हो या उससे कम हो तो दैट इज कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं और एग्जिस्ट करते हैं एज मोनोमर। मोनोमर ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी रेपिटेशन से बिगर मॉलिक्यूल बनता है। जैसे शापर बैग पॉलीथीन से बनता है तो जो इथीन है दिस इज कॉल्ड मोनोमर, इसकी रेपिटेशन होगी जब तो पॉलीमर बनेगा, पॉलीथीन जिससे शापर बैग बनता है। इसी तरह विनाइल क्लोराइड बेटा इसकी पॉलीमराइजेशन होती है तो पीवीसी बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये जो हम वाटर प्लास्टिक पाइप्स यूज़ करते हैं, सीवरेज पाइप्स यूज़ करते हैं प्लास्टिक के, ये पीवीसी के बने होते हैं। अब इसी तरह माइक्रो मॉलिक्यूल में वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज, अमोनिया, यहाँ पे बेंजीन, सुक्रोज एक्सेट्रा। फिर दूसरी टाइप है इसकी मैक्रो मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स विच आर
very large in size and having molecular masses greater than 10,000 gram per mole are called macromolecule. बेटा ऐसे मॉलिक्यूल जिनका लार्ज साइज हो, मॉलिक्यूलर मैसेज ग्रेटर हो 10,000 ग्राम पर मोल से, तो दैट इज कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल. ये कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल हैं. जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि पीवीसी जैसे, पॉलीथीन जैसे, हीमोग्लोबिन, सेलुलोज, स्टार्च एक्सेट्रा. फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा कि वाई हीमोग्लोबिन इज अ मैक्रोमॉलिक्यूल. बेटा हीमोग्लोबिन मैक्रोमॉलिक्यूल ये इसलिए है क्योंकि एक तो इसका लार्ज साइज होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और तीसरे नंबर पे इसका मॉलिक्यूल के मास जो होता है वो 10,000 ग्राम पर मोल से ज़्यादा होता है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन इज अ मैक्रोमॉलिक्यूल. अब हीमोग्लोबिन है क्या? ये एक ब्लड प्रोटीन है. इसका फंक्शन ये है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. ये हर मॉलिक्यूल कंटेन करता है तकरीबन 10,000 एटम, और इसका एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एक एटम से 68,000 टाइम हैवियर है. इसका मतलब हाइड्रोजन का मास अगर 1 है तो इसके एक मॉलिक्यूल का मास नियरली 68,000 है. इसका एक मॉलिक्यूल जो होता है वो कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आयरन. यहाँ बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू आता है कि हाउ मेनी टाइम्स हीलियम मॉलिक्यूल इज लाइटर देन अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. बेटा याद रखिएगा, जिस भी एटम या मॉलिक्यूल का हीमोग्लोबिन से कंपेयर किया जा रहा हो, तो आप जिस मॉलिक्यूल या एटम को हीमोग्लोबिन से कंपेयर करें उसके मास को हीमोग्लोबिन के मास 68,000 पे डिवाइड कर लेंगे और रेशो निकालेंगे. जैसे हीलियम के एक मॉलिक्यूल का मास होता है 4, हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल का मास है 68,000, तो 4 स्मॉलर वैल्यू है, दोनों तरफ 4 पे डिवाइड करेंगे, हीलियम का मास रेशो निकलेगी 1, हीमोग्लोबिन की निकलेगी 17,000. इसका मतलब हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल हीलियम के एक मॉलिक्यूल से 17,000 टाइम्स हैवियर है. नेक्स्ट आर्टिकल है बेटा आयन. A species which carry either positive or negative charge is called ion. Ion बनता कैसे? By the loss or gain of one or more electron from neutral atoms. जैसे बेटा सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, गैलियम आयन, क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, नाइट्राइड आयन, फास्फाइड आयन एक्सेट्रा. अब हमने कहा अ स्पीशीज विच कैरी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. इसका मतलब हमारे पास आयन की 2 टाइप्स हैं. वन इज पॉजिटिव आयन और केटाइन, अदर वन इज नेगेटिव आयन और एनाइन. तो फर्स्ट वन है पॉजिटिव आयन और केटाइन. एन आयन विच इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ one or more electron from the valence shell of isolated gaseous neutral atom and carrying a positive charge is called cation. बेटा मैंने यहाँ जिक्र किया आइसोलेटेड गैशियस न्यूट्रल एटम का. बेटा हमने देखा कि एटम आज़ादाना तौर पे नहीं रह सकता, वो एग्जिस्ट करता है एलिमेंटल स्टेट में या मेटालिक स्टेट में या मॉलिक्यूलर स्टेट में. तो जब हम एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो पहले एटम के जो बीच बॉन्ड होगा उसे ब्रेक करेंगे, जिससे एटम एक दूसरे से आइसोलेट हो जाएंगे. और आइसोलेटेड एटम का क्या मतलब है? एन एटम विच इज फ्री फ्रॉम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अट्रैक्टिव फोर्स. ओके, एन एटम विच इज फ्री फ्रॉम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड आइसोलेटेड गैशियस एटम. तो आइसोलेटेड गैशियस एटम के वैलेंस शेल में से जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव आयन और केटाइन. जैसे बेटा ए एक आइसोलेटेड गैशियस एटम है, जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो पहला चार्ज आता है ए पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है. जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 यूनिट कम हो जाती है और प्रोटॉन की तादाद 1 यूनिट बढ़ जाती है, जिससे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव. बेटा पॉजिटिव आयन कैरी करता है +1, +2, +3 चार्ज.
डिपेंडिंग अपॉन कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में से कितने लूज हुए हैं। जैसे सोडियम गैसियस एटम है, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो चार्ज आता है +1। जब 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में से निकाले तो चार्ज आता है M2+। इसी तरह एल्यूमिनियम में से जब 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो चार्ज आता है 3+। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। बेटा जो न्यूट्रल एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद बराबर है। न्यूक्लियर होल ने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रखा है। जब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं ताकि न्यूक्लियर होल्ड को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे ब्रेक करें और इलेक्ट्रॉन को निकाल के पॉजिटिव आयन बना सकें। इसका मतलब जो फॉर्मेशन है पॉजिटिव आयन की वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकाल कर जब आपने सोडियम आयन बनाना है तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज 496 किलो जॉल पर मोल। मैग्नीशियम है, अब मैग्नीशियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पीछे बनेंगे मैग्नीशियम आयन 1 मोल, तो उस वक्त जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज +738 किलो जॉल पर मोल। बेटा फॉर्मेशन जो केटाइन की है ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मेटल जो होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और बनाते हैं पॉजिटिव आयन, जैसे सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन और फेरस आयन। बेटा जो साइज होता है केटाइन का वो स्मॉलर होता है देन इट्स पेरेंट न्यूट्रल एटम। देखिए सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन थे, सोडियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है। पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तादाद बराबर थी, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो इम्बैलेंस हुई तो न्यूक्लियर चार्ज ने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड किया, जिससे साइज जो होता है वो कम हो जाता है। तो न्यूट्रल एटम का साइज ज़्यादा होता है, केटाइन का साइज हमेशा कम होता है। फिर है बेटा इसकी दूसरी टाइप नेगेटिव आयन और एनाइन। इट इज़ दैट आयन विच इज़ कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज एंड फॉर्म्ड व्हेन एन एटम गेन्स 1 or more इलेक्ट्रॉन, जैसे क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, नाइट्राइड आयन और फास्फाइड आयन। बी एक न्यूट्रल एटम है, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो बी नेगेटिव बना, क्योंकि बी में पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर थी। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 यूनिट बढ़ गई तो बी पे चार्ज आ गया नेगेटिव। बेटा जो नेगेटिव आयन है उस पर -1, -2, -3 चार्ज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय द एटम। जैसे क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्लोराइड आयन, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव, नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो N3 नेगेटिव। फिर है बेटा एनर्जी रिलीज होती है जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम में। वजह क्या है बेटा वजह यह है कि जो इलेक्ट्रॉन आके ऐड होता है ना तो उस पर न्यूक्लियर होल्ड डेवलप होता है। जब न्यूक्लियर होल्ड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ना तो एनर्जी रिलीज होगी, जिससे ये फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यही वजह है कि जब क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और क्लोराइड आयन बनाते हैं तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो है 349 किलो जॉल पर मोल, जिसका मतलब है 1 मोल क्लोरीन एटम में 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाएं तो 1 मोल क्लोराइड आयन बनेंगे। और ये जो EA है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि इलेक्ट्रॉन एडिशन की सूरत में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ऑक्सीजन है, जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ऑक्साइड बना यूनिनेगेटिवली चार्ज, जिसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है 141 किलो जॉल पर मोल। फॉर्मेशन ऑफ डाइनेगेटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बेटा जब यूनिनेगेटिव आयन में सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो यूनिनेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन यूनिनेगेटिव आयन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो यूनिनेगेटिव चार्ज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज के बीच होगी रिपल्शन। इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हम एनर्जी सप्लाई करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जा सके। इसलिए फॉर्मेशन ऑफ डायनेगेटिव आयन एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ऑक्साइड यूनिनेगेटिवली चार्ज जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है सेकंड तो इस नेगेटिव चार्ज और आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन हुई है, जिससे बना है O2 नेगेटिव, इसलिए एनर्जी क्या होगी एब्सॉर्ब। ताकि क्योंकि हमने सप्लाई की
ताकि इस रिपल्शन को ओवरकम कर सके। साइज एनाइन का हमेशा ग्रेटर होता है देन न्यूट्रल पैरेंट एटम, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में ऐड होता है तो इलेक्ट्रॉन की तादाद के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर होल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाता है और एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन के आने बढ़ने की वजह से उनके बीच रिपल्शन होती है तो साइज एक्सपेंड कर जाता है। यही वजह है कि क्लोराइड आयन का साइज 181 पिकोमीटर है और क्लोरीन एटम का 99 पिकोमीटर है। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।